यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी के साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9th के 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। फिलहाल हमने क्लास 9th के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है। 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक चैप्टर को हम 2 क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं वो जरा आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो, पहला है चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कथन को किस खोज ने चुनौती दी जिसे परमाणु को अविभाज्य माना गया था। विच डिस्कवरी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी चैलेंज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टेटमेंट दैट एटम्स आर इंडिविजिबल। यानी कि एटम को ऐसा डाल्टन ने माना था कि परमाणु जो होता है यानी एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है, यानी कि अविभाज्य होता है। इस बात को किसने चैलेंज किया था? इस बात को चैलेंज किया था कि जब हमें ये पता चला कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है। जब हमें ये पता चला, जब डाल्टन को ये पता चला, तो उनकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, अणुओं की खोज ने, अणुओं का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। परमाणुओं के भीतर अपरमाणु कणों यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज जब हुई थी तो ये पता चला था, तो जो है हमारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, डिस्टर्ब हो गई थी। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है। चलो, अच्छा, यौगिकों के निर्माण में यौगिक से कोई मतलब है नहीं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ही आधारित है, और ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी किस जो है कौन से संरक्षण के नियम पर आधारित है, कौन से कंजर्वेशन पे जो है आधारित है। तो आपका आंसर होगा ये जो आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किस वैज्ञानिक द्वारा डिस्चार्ज ट्यूब यानी कैथोड किरण के प्रयोग द्वारा की गई थी? देखो, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और कब किया था? 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अपना अल्फा जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके माध्यम से इन्होंने जो है न्यूक्लियस की पता लगाया था, यानी कि नाभिक के बारे में इनको पता हुआ था। ठीक है। जेम्स चैडविक जो है, इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, किसने किया था? जेम्स चैडविक ने खोज किया था। जॉन डाल्टन ने जो है अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता चला वैसे इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, थ्योरी इनकी बेकार हो गई। ठीक है। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में हमने एनसीईआरटी के जितना मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, वो हमने सारा कंटेंट लिया है। और आप अगर सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्लास 9th और 10th के वीडियो को देख लेंगे, तो हमें इतना श्योरिटी है कि जैसे पीवाईक्यू में हमने देखा है कि कम से कम जो है आपके 40 to 50% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको मिल सकते हैं, या लगभग आते भी हैं। कुछ डायरेक्ट आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट आते हैं, कुछ अपर लेवल के आते हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग मॉडल पेपर के फॉर्म में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बोला गया है कि 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब पर धनावेशित कणों की खोज की थी, जिन्हें क्या नाम दिया गया था? तो गोल्डस्टीन ने खोज किया था, कैनाल पार्टिकल की खोज की थी, कैनाल पार्टिकल की खोज की थी, यानी कैनाल रेज की खोज की थी, जिनको हम बाद में जो है क्या बोलते हैं, एनोड, सॉरी, इनको बाद में हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोटॉन का नाम देते हैं। ये गोल्डस्टीन ने खोजा था, किसकी खोज की थी? इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है ना। प्रोटॉन के कणों को पहले क्या कहा जाता था? प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं कैनाल रेज। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कैनाल रेज, यानी कि इनको कैनाल कण भी इन्हीं को बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। अच्छा, कैथोड किरणें कौन होती हैं? कैथोड किरणें तो कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स जो है वही बाद में जो कैथोड किरणें हैं वही बाद में इलेक्ट्रॉन कहे गए थे। एक्स किरणें जो होती हैं इनकी खोज जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं रॉन्टजन, ठीक है ना, कौन आते हैं, रॉन्टजन नाम के साइंटिस्ट आते हैं, रॉन्टजन नाम के साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने जो है किसी खोज की थी, एक्स किरणों की खोज की थी। गामा किरणें जो है ये हमारी रेडियो एक्टिव जो है रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, विकिरण है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखना नहीं है। तो देखो गोल्डस्टीन जो होता है, गोल्डस्टीन ने सबसे पहले कैनाल किरणों की खोज की थी और यही कैनाल किरणें बाद में प्रोटॉन के नाम से जानी गई हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड किरणों को बाद में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश और द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये देखो सत्य बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द चार्ज एंड, देखो रिगार्डिंग चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज और मास में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो है इकाई ऋणावेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलन, ये बिल्कुल सही बात है। और द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन पर धनावेश लगभग प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, ये भी बिल्कुल सही है। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 2000 यानी 1837 गुना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों पर बराबर द्रव्यमान होता है, यानी कि दोनों का मास भाई दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, नहीं, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान नगण्य नहीं होता है। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के बारे में हम इनका चार्ज देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये तो हमने चार्ज देख लिया। अब हम इनके द्रव्यमान की यानी कि इनके मास की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इस बात को आपको ये याद रखने पड़ेंगे। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस में 27 किलोग्राम होता है, किसका, प्रोटॉन का। और जो न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 केजी, ये न्यूट्रॉन का मास होता है। तो ये तीनों के मास आपको दिमाग में रखने, तीनों के द्रव्यमान आपको याद रखने। ये हमने इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश बताया, मतलब ये प्रोटॉन का आवेश है और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है और इसका आंसर आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जे थॉमसन ने परमाणु का अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो जे थॉमसन प्रपोज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का इन्होंने अपना फर्स्ट मॉडल दिया था, व्हाट नेम इज नोन, इसको किस नाम से जानते हैं। देखो जे थॉमसन का जो मॉडल आता है उसको हम बोलते हैं तरबूज मॉडल। किस नाम से बोलते हैं, तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो परमाणु होता है वो एक जो है सॉलिड जो है स्फेयर होता है यानी ठोस गोला होता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि तरबूज होता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि क्या होता है, तरबूज होता है। जैसे उसमें तरबूज में बीज होते हैं छोटे छोटे से, जो तरबूज का बीज वाला पार्ट होता है, इन्होंने कहा था कि ये जो तरबूज के बीज होते हैं ये इसके इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। बाकी का जो तरबूज का लाल वाला भाग होता है ये इसका धनावेशित भाग यानी कि ये इसका पॉजिटिव पार्ट होता है। ऐसा बताया था किसने, जे थॉमसन ने ऐसा बात बताया था। और ये बिल्कुल देखने में तरबूज और उसके बीज की तरह लग रहा है, इसलिए इस मॉडल को नाम दिया गया था पुडिंग प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया गया था। बात समझ में आ रही ना। तो जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद ये जो है स्थायी मतलब नहीं रहा, ये बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। थॉमसन के मॉडल का प्रमुख निष्कर्ष क्या था। तो देखो थॉमसन ने ये बताया था कि ऋणावेशित और धनावेशित आवेश परिमाण में समान होते हैं और विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। पहला ऑप्शन बोला गया परमाणु का सारा भार केंद्र में होता है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। परमाणु केवल
में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं, ये बात इन्होंने बताई थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं। परमाणु में जो है एटम में नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होता है, ऐसा जो है इन्होंने बताया था। दूसरी बात उन्होंने बताई थी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पे घूमते हैं, यानी कि उस समय इलेक्ट्रॉन को घूमने का कोई प्रोसीजर ही नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर, जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी धरावेशित भाग में धसे होते हैं, यानी घूमते वाली बात नहीं है। परमाणु का सारा भार केंद्र में होता है, ऐसी कोई कहानी इन्होंने नहीं बताई थी। इसका मतलब यहाँ पर अगला अगला क्या कह रहा है कि जो निगेटिव और पॉजिटिव जो आवेश होते हैं वो समान होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने ये कहा था कि जो थॉमसन का, इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा प्लम पुडिंग यानी तरबूज का मॉडल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है, ये दोनों का आवेश आवेश दोनों में होता है। इसका मतलब दोनों का जो है समान संख्या में होते हैं, दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है, तभी जो है परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ई रदरफोर्ड यानी जिसको हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोलते हैं, ने परमाणु नाभिक की खोज के लिए किस कण को सोने की पतली पन्नी पर बौछार कराई थी? तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को सोने की पतली पन्नी पर बौछार कराई थी। सोने की पतली पन्नी का यूज इसलिए किया था क्योंकि सोने की पतली पन्नी बहुत ज्यादा पतली हो सकती है। जितना ज्यादा हम पतला कर सकते हैं उतनी ज्यादा सोने की पन्नी को हम पतला कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी। अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से फेंके थे, कहाँ पर? सोने की पतली पन्नी पर फेंके थे। और अल्फा पार्टिकल का मतलब He2+ यानी हीलियम जो 2+ होता है, तो वही हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? जो बीटा पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल का कोई डिस्कवरी कोई वहां पर यूज नहीं हुआ था। जो गामा रेज होती हैं, ये अभी हमने बताया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रॉन की यूज भी नहीं हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के कण होते हैं, इनका कोई यूज उस समय नहीं था। अगला है इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल प्रयोग में कौन सा परिणाम सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक था? बोला गया कि व्हाट विच रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज मोस्ट सरप्राइजिंग, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या था? इन्होंने देखो, जब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल, देखो इसको देखो, आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी सोने की पतली पन्नी है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, बाहर एक जो है फ्लोरेसेंट का एक जो है ऐसे पर्दा लगाया था, ठीक है, एक पर्दा लगाया था। और यहाँ से इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की यानी कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की थी, बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग की थी, बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग की थी, पूरे के पूरे इसमें बम्बार्डिंग की थी। तो क्या हुआ, बहुत सारे अल्फा कण अपनी जगह से सीधे बाहर निकल गए और वो यहाँ पे चमक उत्पन्न करे, यहाँ सीधे निकल गए, चमक उत्पन्न करे। कुछ अल्फा कण अपनी जगह से थोड़ा सा थोड़ा क्या हो गए, वो दूर हो गए। कुछ की डायरेक्शन चेंज हो गई और कुछ की थोड़ा सा ज्यादा, और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो अपनी जगह से वापस आ गए। तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा था कि जहां से वापस आए हैं तो वहां पर इन्होंने बताया था कि इसका मतलब वहां पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया था, इसको इन्होंने नाभिक नाम दिया था। ठीक है, और ये जो पर्दा लगा होता है, ये जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है। ये स्फुर्दीत उत्पन्न करता है, यानी कि जब इस पे कोई भी पार्टिकल आके टकराता है तो ये हल्की सी चमक उत्पन्न होती है। तो ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने ये कहा था अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स जो है रीबाउंस्ड बैक अलोंग इट्स पाथ एट एन एंगल ऑफ 180। यानी कि भी देखो ना, हमने बताया ना कि कुछ एंगल यानी कि सीधा का सीधा वापस आ गए, यानी कि बहुत कम पार्टिकल जो है अपनी जगह से पूरा का पूरा वापस आ जाते हैं, वापस आ गए हैं। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। मतलब ये आखिर वापस क्यों आए, इस बात को इनको नहीं पता था क्योंकि उस समय इसकी कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो बाद में ये पता, इन्होंने जो है रिजल्ट निकाला और भी कई सारी चीजें रिजल्ट निकाला, जब पता किया तो उन्होंने कहा था कि जहां से वापस आ रहे इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मास है, इसको जो है ये अल्फा पार्टिकल आर पार करके नहीं जा पा रहे और यहीं से वापस हो रहे, बाउंस बैक हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया था, नाम ही दिया था। क्या सभी कण रुक गए थे? नहीं, सभी कण नहीं रुक गए थे। ज्यादा से ज्यादा कण, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अपने रास्ते को पार गए गए थे। कुछ कण मुड़ गए, नहीं सभी कण मुड़े थे, नहीं सभी नहीं मुड़े थे। केवल कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होते थे वो अपने रास्ते से देखो डिफ्लेक्ट हो गए थे, पन्नी पिघल गई थी। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये हमारा है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रदरफोर्ड ने अल्फा इस प्रकीर्णन प्रयोग से कौन से निष्कर्ष निकाले? व्हाट आर द मेन कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? कौन से मेन जो है इन्होंने निकाले थे? देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली है यानी रिक्त है क्योंकि अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए थे। अभी हमने बताया देखो अल्फा कण ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से ये पता हुआ था कि बहुत ज्यादा पार्ट ऐसा है जो कि ब्लैंक स्पेस है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। धनावेशित भाग परमाणु में बहुत कम स्थान घेरता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि बहुत थोड़ा सा जगह थी जहां पे अल्फा कण वापस हो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटे से भाग है जहां से जो है धनावेशित भाग है जहां से स्थान बहुत कम घेरता है। ये भी सही है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान धनावेश उसके केंद्र में और छोटे आयतन में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यानी कि जहां से अल्फा कण बाहर वापस आए थे उस पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया था? नाभिक नाम दिया था। अभी हम बता चुके हैं। तो ये भी सही। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ द एबो इसके आंसर सही हो जाएंगे, डी नंबर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु नाभिक की त्रिज्या जो सॉरी नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु की कुल त्रिज्या की लगभग कितनी छोटी होती है? वो लगभग 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है, ऐसा बताया था इन्होंने। इन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है यानी कि ये लगभग होती है 10 की पावर -10 मीटर। लेकिन जो हमारे पास नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की रेडियस होती है, नाभिक की रेडियस जो होती है वो होती है 10 की पावर -15 मीटर के आसपास होती है। तो ये लगभग जो है नाभिक की रेडियस पहले वाले से लगभग 10 की पावर 5 गुना छोटी है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ये भी आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या नहीं बता पाया था? देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये नहीं बता पाया था कि इन्होंने देखो रदरफोर्ड ने ये तो बताया था कि जो है नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है वो ये कहती है कि जब कोई भी पार्टिकल जब किसी के चारों तरफ घूमेगा तो एनर्जी इमिट करेगा यानी एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। जब एनर्जी इमिट होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपनी एनर्जी खत्म करके वो यहीं पर आकर के क्या हो जाएगा? समा जाएगा। यानी कि वो अपने परमाणु के केंद्र में आकर के वो समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड ने। इसीलिए इनका जो मॉडल हो गया वो डिस्कार्ड हो गया। फिर हमारे पास और भी साइंटिस्ट आते हैं, वो मॉडल लेते हैं। तो क्या है? ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। could not explain the stability of electron revolving around the nucleus। यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी वो स्टेबल कैसे होता है? यानी कि घूम तो रहा है लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई भी जो है पार्टिकल लगातार घूमता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो अगर लगातार एनर्जी इलेक्ट्रॉन से इमिट होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी ही खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म हो गई तब वो कैसे घूम पाएगा? तब तो जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है या जो भी परमाणु है उसका उसका मतलब बेस लेवल ही खत्म हो गया ना। तो जब खत्म ही हो गया तो फिर चीजें स्थायी कैसे हैं? तो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात है वो एक्सप्लेन। ये प्रोटॉन की खोज नहीं कर सका, ऐसी कोई बात नहीं है। परमाणु को भारी मानता था, इसका कोई मतलब उदासीन करते ये भी कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए 1912 में किस वैज्ञानिक ने 1912 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया? तो उसके बाद आते हैं नील बोर नाम के साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं, ये अपना मॉडल देते हैं। ठीक है ना। इनके मॉडल की बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं, वो भी आगे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कार्ड हुआ। क्यों डिस्कार्ड हुआ? अभी हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा तो एनर्जी इमिट करेगा और एनर्जी इमिट करेगा तो कुछ समय के बाद उसके पास ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो फिर परमाणु का स्थायित्व कैसे होगा? इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं 1912 में नील बोर नाम के साइंटिस्ट आते हैं जो इन्होंने ये अपना अपना एक्सपेरिमेंट देते हैं। देखो जेम्स चैडविक होते हैं, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। ये इन्होंने खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जॉन डाल्टन जो है अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं। यानी कि इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये बताया था कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई तो इनका परमाणु सिद्धांत खत्म हो जाता है। जे थॉमसन ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे
तरबूज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं और बाकी का भाग हमारा जो है प्रोटॉन वाला यानी धनावेशित भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील बोर के परमाणु मॉडल की क्या अवधारणाएं थी? देखो नील बोर के परमाणु मॉडल की ये सारी अवधारणाओं को ध्यान से समझिएगा तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नील बोर ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें भी डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जो ये हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास यहाँ पे कक्षा होगी, यहाँ घूमेगा, फिर एक अगला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा मतलब इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन मतलब और इलेक्ट्रॉन आगे ऐसे छोटी छोटी कक्षाओं में लगातार घूमते रहेंगे। और इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनका एक निश्चित रेडियस होती है, यानी कि एक निश्चित जो है ऑर्बिट में ही घूमेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाके घूम रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। देखो अभी रदरफोर्ड ने बताया था, अभी इसके पहले रदरफोर्ड का मॉडल क्यों डिस्कार्ड हुआ था, कहा गया कि इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बात इन्होंने भी बताई थी। लेकिन इन्होंने ये बताया था कि ये बात उस समय ये उठी थी जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, तो ये इस वजह से इनका मामला गड़बड़ हुआ था। लेकिन इन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहाँ से एनर्जी एमिट नहीं होगी, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा और और जो परमाणु होता है वो स्थायी रहेगा। यानी कि ये बात भी इन्होंने कही। और ये कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे पहला वाला है इसको के नाम दिया था, इसको एल नाम दिया था, इसको एम, जो ये ऑर्बिट बन रहे हैं छोटे छोटे से ऑर्बिट बन रहे हैं जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। देखो ऑर्बिट क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्लियर हो गया ना। तो पहले ऑर्बिट जो नाभिक के सबसे पास होता है उसका नाम होता है के, दूसरा ऑर्बिट होता है एल, तीसरा ऑर्बिट होता है एम, एन ओ पी क्यू आर ऐसे आपका चलता है। तो अगर के है इसको हम कई बार 1 से भी लिखते हैं, एल है इसको हम कई बार 2 से भी लिखते हैं, एम है इसको कई बार हम 3 से लिखते हैं, एन है इसको हम 4 से भी लिखते हैं। और यही संख्या है बाद में क्वांटम संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं, जिसको हम ये एन की वैल्यू बोलते हैं इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4। ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के नाम से बाद में जानी जाती हैं। तो कक्षाओं की ऊर्जा के स्तर को के, एल, एम और एन भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि 1932 में जेम्स चैडविक ने परमाणु के किस अनावेशित यानी उदासीन परमाणु की खोज की थी? 1932 में अभी हमने बताया था कि जो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1932 में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन की थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी कौन किया था ये कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी ये आप बता सकते हैं, बताओ जरा। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी हमारी की थी कार्ल एंडरसन ने। ठीक है ना, किसने किया था? कार्ल एंडरसन नाम के साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पढ़ना है। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन कर रहा है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कौन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोला गया कि परमाणु नहीं, ये कहाँ चला गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर पता नहीं क्या हो गया भाई। देखो इन्होंने कहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखो अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन के सामान्य रूप या प्रोटियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? ठीक है, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के समान, देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1h1, एक होता है 1h2 और एक होता है 1s3। ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि प्रोटियम को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं में, यानी कि अगर प्रोटियम को छोड़ दे तो अन्य सभी परमाणुओं में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रोटियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसको बोलते हैं 1s2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ये भी याद कर लीजिएगा, ये आते हैं एग्जाम में। और 1s3 को बोलते हैं ट्रिटियम। क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा 1s2 होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा 1s3 होता है जिसको बोलते हैं क्या? ट्रिटियम। ट्रिटियम इसको बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना? ठीक है ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो देखो इसमें इस वाले पार्ट में कौन है? इस वाले पार्ट में एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं है। लेकिन ड्यूटेरियम में ट्रिटियम में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि यहाँ प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होंगे। कैसे होंगे?
जरा समझो कि आपको पता है कि जो इसका ये परमाणु क्रमांक होता है, ये जो 1 लिखा है, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यही उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। समझ में आ रही बात ना? ठीक है ना? यही उदासीन अवस्था में किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये होती है उदासीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ये होता है उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लियर हो गया ना? चलो, तो अगर यहाँ पे बात करें तो 1s2, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। यहाँ पर कौन है? प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, जिसके द्रव्यमान संख्या बनते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल न्यूट्रॉन नहीं होते, केवल प्रोटॉन नहीं होते, तो ये बात आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, ये भाई हो क्या रहा है? 1 मिनट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ पता नहीं टेक्निकल कुछ एरर टाइप की बनी थी। ठीक है, फिलहाल इसको देखो। इन्होंने कहा है कि प्रोटियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों में कौन से नाभिक के कण होते हैं? तो प्रोटीन अभी हमने बताया, प्रोटियम होता है 1h1, ड्यूटेरियम होता है 1s2 और ट्रिटियम होता है 1s3। ठीक है ना? तो प्रोटियम में केवल कौन होते हैं? देखो, ये जो होता है ये द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। अभी आगे इसके बारे में क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोटियम में केवल प्रोटियम के अलावा बाकी सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, केवल न्यूट्रॉन नहीं होते, केवल प्रोटॉन नहीं होते, तो ये आंसर आपके गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि विभिन्न कक्षा या कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोरबरी ने क्या नियम दिया था? बोरबरी नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने ये बताते हैं कि कौन से कक्षा में या कौन से ऑर्बिट में, कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उसके लिए ये बताते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी हर ऑर्बिट में 2n² के आसपास होगी। कितनी होगी? 2n² होगी। 2n², जहां पर n हमारा क्या होता है? 1 2 3, यानी कि n हमारी कक्षा होती है। क्या होती है? कक्षा होती है। यानी कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2n² सूत्र से ज्ञात की जाती है। बिल्कुल सही बात है। कि सबसे बाहरी कोष यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 8। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब तक भीतरी कक्षाएं पूरी नहीं भर जाती तब तक इलेक्ट्रॉन आगे नहीं, बाहरी कक्षा में नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर ये नाभिक है उसके बाद अगर ये कक्षाएं लगातार भर रही हैं, इसका मतलब पहले नाभिक के पास वाली भरेगी, फिर उसके आगे वाली, फिर उसके आगे वाली, फिर उसके आगे वाली कक्षाएं भरेंगी। ऐसा नहीं होता है बाहर से कहीं भरना स्टार्ट हुए। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के पास वाली कक्षा से भरना प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव का सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन। 2n² कक्षा के लिए के, एल, एम और एन में क्या होता है? अभी देखो हमने बताया k बराबर 1 होता है, l बराबर 2 होता है, n बराबर 3 होता है और के, एल, अभी m बचा है, m बराबर हमारा होता है 3 होता है, n बराबर होता है हमारा 4। तो अगर हमारे पास पहली कक्षा होगी तो यहाँ पे देखो 2n² फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर का मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा है 2 गुणे 3 का स्क्वायर मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन और 2 गुणे 4 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2 8 18 और 32। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2 8 18 और 32, ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 2 8 18 और 32। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जैसे बाहरी कोष में, जैसे मान लो कि बाहरी कोष में 1 2 3 4 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उनके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाले होते हैं, जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाहर प्रोटॉन तो नाभिक में होंगे, इलेक्ट्रॉन तो जो है बाहर तो रहेंगे नहीं। तो इसका मतलब जो परमाणु की बाहरी कक्षा होगी, सबसे आउटर वाली सेल होगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा पूरी भरी हो यानी अष्टपूर्ण हो तो उसकी संयोजकता कितनी होती है? देखो अभी हमने बताया था बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 ही हो सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर बाहरी कोष में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसका मतलब उसकी उसकी संयोजकता हमारी हो जाएगी 0। देखो, अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2, बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4 है। लेकिन अगर बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता हो जाएगी 3, क्योंकि 8 में 5 माइनस करेंगे, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो 8 में माइनस करेंगे। बाहरी कोष में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब संयोजकता हमारी कितनी होगी? 2। बाहरी कोष में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता हमारी होगी 1 और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 8 - 8 बराबर हो जाएगी 0। तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ी, फिर
3 2 1 पे आई, फिर 0 पे आ गई। मतलब जब तक हमारे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता हो गई। लेकिन जैसे ही हमारे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हुए, तो जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, उसको 8 से माइनस कर दो। जैसे आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 से माइनस कर दिया 5 को, तो कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसकी वैलेंसी 3, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, ये ऐसा होता है। तो अगर 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में भरे हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। अगर बोला है किसी तत्व की संयोजकता की गणना कैसे की जाती है, तो अभी हमने बताया क्या, अगर बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन हमारे 4 से कम या बराबर है, तो जो संयोजकता होगी वही बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, तो 8 माइनस बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को अभी देखो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आउटर मोस्ट सेल में ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। ये हमारे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता ये हमारा वैलेंसी है, ठीक है। ये वैलेंसी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, लेकिन 5 है तो क्या करेंगे? 8 में माइनस करेंगे। 6 है मतलब 4 से ज्यादा जब भी आएंगे हम, तो हमें 8 से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? यही बात इन्होंने लिखी है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम का और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक पेयर। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, क्लोरीन होता है हमारा 17, तो इसका मतलब हो जाएगा 2,8,7। मैच कर लीजिए आंसर, तो आंसर नंबर ये वाला सही हो जाएगा, 281 और 287। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी परमाणु के नाम में प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? देखो जितने भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु क्रमांक होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या ही हमारा परमाणु क्रमांक हो जाती है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो हमारा एटॉमिक मास आता है, यानी द्रव्यमान संख्या आता है। परमाणुकता का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। जैसे मान लिया ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो डाई एटॉमिक। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो इसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, एटोमिसिटी बोलेंगे एटोमिसिटी। ऑक्सीजन अगर मान लो फास्फोरस के 4 एटम है तो इसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। क्लियर हो गया ना? तो ये इसकी एटोमिसिटी होती है। संयोजकता क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर 4 से कम है तो वही, और अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस के जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वही संयोजकता हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान संख्या। अभी बताया था द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। तो मास नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या हमारे एटॉमिक नंबर होती है। एटॉमिक मास, तो उसका जो मास होता है एटॉमिक मास होता है। वैलेंसी अभी हमने बताया वैलेंसी क्या होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन्होंने बोला है किसी तत्व का प्रतीक, इन्होंने बोला है जेड एक्स ए से लिखा है। तो आपसे बोला गया है प्रतीक इससे लिखा जाता है, किसी भी तत्व को ऐसे लिखा ही जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है 13 Al 27 लिखा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। देखो ये संख्या कौन सी है? ये प्रोटॉनों की संख्या है 13, तो जो प्रोटॉन है वही परमाणु क्रमांक। देखो ये परमाणु क्रमांक है ना, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक 13, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 13। और प्रोटॉनों की संख्या 13, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 13 ही हो जाएगी, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं लगा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक 13 13 ही होगा। लेकिन अगर जो है अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें, देखो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 27 है। तो परमाणु भार बराबर होता है, सॉरी जो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो मास नंबर 27 है, प्रोटॉन हमारे पास 13 है, न्यूट्रॉन अगर बताना है तो न्यूट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे 14। तो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13, न्यूट्रॉन 14, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13, न्यूट्रॉन 14, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, बोला गया कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है या द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं समस्थानिक। जरा ध्यान से समझिएगा। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान। जैसे हम आपसे बोलते हैं 1H1, 1H2, 1H3, देखो सभी के एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं? इसका मतलब ये सभी एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब ये सभी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक हैं। तो समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व के होते हैं। लेकिन जो समभारिक होते हैं, समभारिक यानी कि जिनका हमारा मास नंबर बराबर होता है, कौन सा नंबर?
जिनका मास नंबर सेम होता है उनको बोलते हैं समभारिक, यानी कि इनकी द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन इनका परमाणु क्रमांक हमेशा समान नहीं होता है, इनके परमाणु क्रमांक हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होता है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन हमारे क्या होंगे, न्यूट्रॉन हमारे समान संख्या में होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान है तो उनको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। अपर रूप का मतलब होता है, अपर रूप किसी भी तत्व के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करता है, भौतिक स्वरूप। जैसे कार्बन के अपर रूप है, कार्बन हमारा कार्बन होता है, कार्बन हमारा ग्रेफाइट होता है, कार्बन हमारा हीरा होता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन के अपर रूप है, कार्बन की फिजिकल स्टेट यहाँ पर आपकी बात करते हैं, किसमें, अपर रूप में हम ये बात करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा आइसोटोप। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये देखो हमारे पास टोटल आज की क्लास में हमने किए 25 क्वेश्चन में किए। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हर पार्ट में हम 25 क्वेश्चन का सेट लेके चल रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसका मतलब चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसका मतलब ये 9 नंबर का वीडियो है। 9 वीडियो आज से हमारे कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी के। तो ऐसे ही क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी हम पूरी करेंगे। देखो वीडियो बनाना अपलोड करना हमारा काम है। उसके बाद आपको वीडियो पे जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन होता है, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी पहुंचेगी। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से बनती है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपके हमारे अराताई चैनल पे मिल जाएगी, अराताई प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। और अराताई प्लेटफॉर्म का लिंक जो है @राजा टीचर्स है। ठीक है, अराताई प्लेटफॉर्म का ये लिंक है, अराताई चैनल है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और वहां पर जो है इसका जो लिंक है, अगर आपको लिंक भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का या इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करिए वीडियो को, और से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ तक जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो है वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने मित्रों तक शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए उत्साह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।